जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो देश की स्वतंत्रता लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों में बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र आता है। भारत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम का 6 जुलाई 1986 को 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम का भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। साथ ही उन्हें देश की दलित राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने दलितों के विकास के लिए हमेशा ही आवाज को मुखर रखा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक कैरियर किस तरह से परवान चढ़ा और किस तरह से उनके बेटे की एक गलती ने उनका पूरा राजनीतिक करियर तहस नहस कर दिया और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी तोड़ दिया। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो निश्चित तौर पर अंबेडकर के बाद एक ऐसा देश को नेता मिलता जो दलितों के लिए जीवन समर्पित कर रहा था। दोस्तों, बिहार के भोजपुर में बाबूजी का जन्म चांदवा गांव में हुआ था। वर्ष 1908 5 अप्रैल का दिन था। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहकर भी बुलाया जाता था। उन्होंने आरा टाउन से शुरुआती पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि दलित समाज से आने के कारण उन्हें अपनी शुरुआती दिनों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को बहुत करीब से देखा। जाति आधारित भेदभाव सामना करने के बावजूद जगजीवन राम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। साथियों, 1934 में उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलित समाज के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। बाबू जगजीवन राम ही थे जिन्होंने 19 अक्टूबर 1935 को रांची में हेमंड कमीशन के सामने पेश होकर पहली बार दलितों के लिए वोटिंग के अधिकार की मांग थी। 28 साल की उम्र में ही बाबू जगजीवन राम 1936 में बिहार विधान परिषद के सदस्य नामित किए गए। 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो बाबू जी को शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि 1938 में उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। बाबू जगजीवन राम के नाम 50 साल तक सांसद होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दोस्तों, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की ही बेटी हैं। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई थी। वह 1940 से 1977 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। जगजीवन राम ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी को संभाला। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। यही नहीं, जब देश में हरित क्रांति आई उस समय वह देश के कृषि मंत्री थे। दोस्तों, जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में जगजीवन राम का नाम प्रमुख था। जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके कुछ महीनों तक जगजीवन राम और इंदिरा गांधी के बीच के रिश्ते सामान्य थे। इंदिरा गांधी ने बाबूजी से वादा किया कि अगर उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ा तो वे ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और जगजीवन राम ने इमरजेंसी के हटाए जाने के बाद अपनी पार्टी बना ली। जगजीवन राम ने हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के कहने पर उन्होंने जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन मोरारजी देसाई पीएम के लिए चुने गए। हालांकि बाबूजी ने मोरारजी देसाई के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। जयप्रकाश नारायण के काफी समझाने के बाद वे कैबिनेट का हिस्सा बने। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, यहीं पे 1978 में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके राजनीतिक करियर पर एक धब्बा लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सुरेश राम। सुरेश राम का
दिल्ली में पढ़ने वाली बीए की छात्रा से अनैतिक संबंध हो गए थे। हालांकि सुरेश राम पहले से ही शादीशुदा थे। दोस्तों पोलाइट कैमरे से खींची गई कुछ तस्वीरों से उस महिला के साथ न्यूड पिक्चर में जब सुरेश राम नजर आए तो ये न्यूड लीक हो गई और उनकी ये तस्वीरें किसी तरह कांग्रेस पार्टी तक पहुंच गईं। वहां पर 1978 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में उनके 46 वर्ष बेटे की महिला के साथ न्यूड तस्वीर छप गई। इस घटना ने भारी राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि देश के उप प्रधानमंत्री का बेटा संभवतः देश के पहले सियासी सेक्स स्कैंडल में शामिल पाया गया। उस तस्वीर में राम के बेटे के साथ एक कॉलेज छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दी। हालांकि बाद में सुरेश राम ने उस युवती से शादी कर ली, लेकिन तब तक जगजीवन राम को इसका बड़ा राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस पत्रिका में यह तस्वीर छपी थी उसका नाम सूर्या था। उस पत्रिका की संपादक उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे खास बहू थी। उस स्कैंडल की तस्वीरें जब पोलराइट कैमरे से ली गई थी, कई लोगों का मानना है कि जगजीवन राम के कैरियर का नाजुक मोड़ सामने आया। यह उसके स्कैंडल आने के बाद उनके राजनीतिक करियर को कांग्रेस पार्टी द्वारा बर्बाद करने की एक साजिश थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ राजनेताओं का इस स्कैंडल में हाथ था, ताकि जगजीवन राम के सियासी कैरियर को खत्म किया जा सके। उस स्कैंडल के वक्त खुशवंत सिंह उस पत्रिका के कंसल्टिंग एडिटर थे। बाद में उन्होंने कहा था कि पोलराइट कैमरे से खींची गई तस्वीरें एक बंद लिफाफे में उनके नेशनल हेराल्ड कार्यालय को भेजी गई थी। यह अखबार कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। दोस्तों 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी और जगजीवन राम के रिश्ते सामान्य नहीं थे और वो उनसे नाराज थीं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगजीवन राम इन कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनका बढ़ता वर्चस्व और दलितों में उनकी लोकप्रियता के कारण ऐसा खतरा इंदिरा गांधी को महसूस होने लगा था, जिसके कारण उन्होंने चरण सिंह का साथ दिया, ना कि बाबू जगजीवन राम का। और इस तरह से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी ने 1980 के चुनाव में जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया, लेकिन उस चुनाव में इंदिरा ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, जगजीवन राम इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले से भी बहुत नाराज रहा करते थे। इसी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और इसी की वजह से इंदिरा गांधी से उनकी दूरियां हो गई थी। दोस्तों, जगजीवन राम जी के जीवन से जुड़ा एक और किस्सा है। एक बार वो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हेतु गए थे। वहां पर मंदिर प्रशासन ने उन्हें रोक लिया था। उन दिनों धार्मिक स्थलों में दलितों के जाने पर संभवतः कहीं कहीं रोक थी, क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते थे। दोस्तों, उनके साथ उनका डेलीगेशन और उनकी पत्नी भी थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने जन नेता होने की वजह से उनको तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनकी पत्नी और समेत अन्य लोगों को इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए जगजीवन राम ने भी मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी इंद्राणी ने अपनी डायरी में इस घटना का उल्लेख भी किया है। उन्होंने लिखा था कि इस घटना की वजह से भगवान के दर्शन की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई। अगर वह अपने भक्तों से भेदभाव करते हैं तो वह विश्व के देवता कैसे हो सकते हैं। ये जिक्र हमेशा जगजीवन राम से जुड़ा रहा। साथियों, जगजीवन राम के जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग और भी है। दरअसल राज कपूर ने बॉबी फिल्म का निर्माण किया था। 1972 के दौर में बिकनी सीन को लेकर चर्चा हो रही थी। फिल्म बॉबी ब्लॉकबस्टर हुई थी। जिस समय बॉबी लोकप्रियता के शिखर पर थी, उसी समय राजनीतिक विपक्ष भी लामबंद हो रहा था। फिल्म के सहारे बाबूजी पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी साजिश नाकामयाब रही। दरअसल
विद्याचरण शुक्ल के सूचना और प्रसारण मंत्री के रहने के दौरान बॉबी फिल्म को टीवी पर दिखाने का फैसला लिया गया। इस दौर में टीवी पर बमुश्किल ही कोई फिल्म दिखाई जाती थी, लेकिन बाबू जगजीवन राम जिस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं के साथ एक जनसभा करने वाले थे, तो उनकी जनसभा में लोगों के जनसैलाब को रोकने के लिए इंदिरा गांधी के कहने पर, उनके इशारे पर टीवी में बॉबी फिल्म को दिखाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी उस रामलीला मैदान में बड़ी मात्रा में लोग गए और जनसभा को सफल बनाया। दोस्तों, इस तरह से कुछ प्रचार किया गया कि बाबूजी बॉबी पर भारी पड़ गए। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम के जीवन का अंतिम समय भी काफी विवादास्पद रहा। साथियों, दलित समाज से आने के बावजूद बाबू जगजीवन राम ने लेबर मंत्री रहते हुए आजाद भारत के अहम फैसले लिए, जिसमें से पेंशन, बोनस, इंश्योरेंस जैसी चीजें बाबूजी के विजन की ही देन है। प्रखर दलित नेता की छवि वाले बाबू जगजीवन राम कभी पीएम न बन पाए। प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहने वाले वे पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते थे। बाबूजी की सियासी प्रतिभा की कोई दूसरी काट जब लोगों को नहीं मिली, तो उनके बेटे की नंगी तस्वीरों से एक महापुरुष के जीवन के कैरियर का अंत करने की एक कोशिश की गई। दोस्तों, उनकी मृत्यु को भी काफी विवादास्पद बना दिया गया। पहले बताया गया कि वो बीमार हैं, फिर उनकी मृत्यु 4 जुलाई को 1986 को बताई गई, फिर 6 जुलाई को बताई गई। उस दौरान राजीव गांधी उनके करीब हुआ करते थे। लेकिन इस घटना से देश काफी आक्रोशित रहा, क्योंकि एक महापुरुष के जीवन के अंतिम दिनों में भी इस तरह का राजनैतिक छल और दंभ किया जा रहा है। ये बहुत दुखद करने वाली बात है। तो दोस्तों, ये रहा बाबू जगजीवन राम के जीवन से जुड़े उनकी कहानी कि किस तरह से वे भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दोस्तों, आपको जगजीवन राम के जीवन में जुड़ा ये प्रसंग कैसा लगा, उनकी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।